हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ओरिएंटल पब्लिक स्कूल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर 2 के कुछ वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। और आज जो है हम लोग का फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन्स का लॉज ऑफ मोशन है, और इसमें हम फर्स्ट लॉ पहले देखेंगे क्योंकि इनर्शिया के बारे में सारा कुछ डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। इनर्शिया के बेसिस पे ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसका सिर्फ डेफिनेशन बाकी रह गया। डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे मूव करेंगे मोमेंटम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 आपका यहाँ पे है, और इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हालांकि ये चैप्टर का जो नाम है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बट फोर्स का ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोड हो चुका है, तो इसलिए हम लोग का अभी चल रहा है टॉपिक लॉज ऑफ मोशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं डेफिनेशन पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, every object which is at rest will be at rest, and every object which is in motion in a straight line uniform motion will be in motion या will continue its motion will continue its motion until and unless an external force does not apply to it. Until and unless an external force does not apply to it. ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? जो बॉडी हमारा रेस्ट में है ये रेस्ट में ही रहेगा, और कोई बॉडी अगर मोशन में है, स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो ये बॉडी मोशन में ही कंटिन्यू रहेगा। कब तक? जब तक इस पर हम लोग क्या नहीं करते हैं, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। तो क्या होगा? जो बॉडी जैसे है वैसी हालत में रहेगा। और प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जो है पढ़ चुके हैं कि क्यों कोई बॉडी रेस्ट में या मोशन में, जो बॉडी है मोशन में ही रहता है, उसको बरकरार रखने में कौन हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लेंगे, अगर सीलिंग फ़ैन हमारे घर में रहता है, उसका फ़ैन का स्विच का अगर हम ऑफ भी कर देते हैं तो फ़ैन कुछ देर तक क्या होते रहता है, जैसे वो रोटेशन में था वैसे ही वो रोटेट होते रहता है, वो रुकना नहीं चाहता है। फिर क्या हो जाता है कि फ्रिक्शन के कारण वो रुक जाता है, या ग्रेविटी जो है उसको खींचते रहता है, इस वजह से भी। तो ग्रेविटी हो या फ्रिक्शन हो, या एक्सटर्नल फोर्स हो गया जिसकी वजह से वो रुकता है, अदरवाइज़ वो कभी नहीं रुकता। ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और ये जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा इनर्शिया, उस पर पूरा का पूरा बेस्ड है। तो यहाँ तक हो गया फर्स्ट लॉ का काम। अब हम लोग को देखना है मोमेंटम, फिर मोमेंटम के बाद जो है हम लोग को देखना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके बीच बीच में आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टॉपिक मोमेंटम। देख सकते हैं यहाँ पे, तो देख लेते हैं हम लोग टॉपिक मोमेंटम। मोमेंटम क्या हो जाता है? देखिए, कह सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होगा, बॉडी क्या होगा? मोशन में होगा।
अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसमें बॉडी है तो उसमें मास होगा, और मोशन में है तो उसमें वेलोसिटी होगी। तो वो बॉडी जहाँ भी जिस जगह भी जाके वो टकराएगी तो क्या होगा, वहाँ एक वर्क डन होगा, कॉलिजन होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी हम लोग को दिखेगा। तो बॉडी जो मूवमेंट में था और उसका जो मास था कुछ ना कुछ, जितना हैवी बॉडी रहेगा उतना ही जोर का टक्कर मारेगा, और जितनी ज़्यादा स्पीड से रहेगा वो भी क्या करेगा, स्पीड भी क्या करेगा, उसको जोर से टक्कर मारने में, वहाँ वर्क डन करने में हेल्प करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर बात करें, कुछ बच्चे हैं जो फील्ड में क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं फील्ड में क्रिकेट खेल रहे हैं। एक बच्चा यहाँ है, लेट अस सपोज एक बच्चा जो है इसके हाथ में बॉल है, इसने थ्रो किया, और थ्रो करने के बाद एक और फ्रेंड को जो है बॉल दिया कि जाओ अब तुमको क्या करना है, नेक्स्ट बॉलिंग करना है। तो ये बॉल था हमारे हाथ में, इस बच्चे के हाथ में। ये जो बॉल था, ये बॉल इसने थ्रो किया, बॉल में कुछ ना कुछ मास होता है, और इसको जो थ्रो किया, अगर ये बच्चा उसको सही से ना पकड़े हाथ को, जब भी हम लोग कोई चीज़ कैच करते हैं, भारी चीज़ को या स्पीड से आती हुई चीज़ को, बॉल को वगैरह को, हम हाथों को पीछे खींचते हैं। क्यों पीछे खींचते हैं? क्योंकि उसका जो स्पीड है, उसमें जो मोमेंटम है, उसको हमको मिनिमाइज़ करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में बॉल मूव हो रहा होता है उसी डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, हाथों को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि बॉल हमारी तरफ आ रहा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, अपने से पीछे साइड में थोड़ा हाथ को खींचते हैं। तो बॉल का मोमेंटम अगर हम कम नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर हाथ को रिजिड रखेंगे तो चोट लगेगी, और चोट लगेगी तो क्या कह सकते हैं कि एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है जो हमें नुकसान कर दिया है यहाँ पे। तो आइए आप देख लेते हैं मोमेंटम का डेफिनेशन वो क्या हो जाएगा। तो मोमेंटम का अगर डेफिनेशन आप देखेंगे क्या हो जाएगा, जो बॉडी का मास था, ठीक है, मास था, और बॉडी में जो वेलोसिटी थी, ठीक है, मास एंड वेलोसिटी, the product of mass of a body and its velocity is called momentum। क्या किए, P से मोमेंटम को डिनोट किया जाता है, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी हो जाता है। तो P से जब मोमेंटम को डिनोट किया जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P बराबर क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। ये हो गया मोमेंटम का डेफिनेशन। अब मास इंटू वेलोसिटी से मोमेंटम का ऐसा यूनिट भी आप निकाल सकते हैं। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मास का ऐसा यूनिट हो जाएगा kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू मास का kg, कहाँ से निकला, यहाँ से जाएगा। उसके बाद वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इस kg मीटर पर सेकंड से हम क्या कर सकते हैं, जो इधर आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इरेज करते हैं। जितना आप उतार लिए होंगे उस पार्ट को हम लोग इरेज करते हैं थोड़ा सा। इसका हम लोग डायमेंशन भी निकाल सकते हैं kg मीटर पर सेकंड से, यानी ऐसा यूनिट से डायमेंशन आप निकाल सकते हैं इजीली। इसका अगर डायमेंशन हम लोग निकालें, इस पार्ट को थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर इसका डायमेंशन हम लोग निकाल लेते हैं। देख लेते हैं डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारा, डायमेंशन हो जाएगा यहाँ पे डायमेंशन इक्वल्स टू, ये बताइए कि डायमेंशन आप लोग को निकालने को सिखाया गया था। अगर मास आपको दिखेगा, कहीं भी मास दिखेगा तो मास के बदले हम लोग यूज़ करेंगे m, और मास किस शक्ल में दिखेगा, या तो kg के शक्ल में या ग्राम के शक्ल में। ध्यान रखिए, ग्राम दिखेगा तो भी m, kg दिखेगा तो भी m।
m। उसके बाद क्या दिखता है, मास के बाद हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिख सकता है, यानी लेंथ कह सकते हैं। लेंथ, मीटर क्या होता है, लेंथ। मास दिखेगा तो m लिखेंगे, लेंथ दिखेगा तो l लिखेंगे, और टाइम दिखेगा तो t लिखेंगे। ml से लिखने का ये तरीका है, टाइम दिखेगा तो t लिखेंगे। अब ज़रा हमको ये बताइए कि यहाँ जो आपको दिख रहा है, सबसे पहला kg क्या होता है, मास होता है कि लेंथ होता है कि टाइम होता है? kg हमारा सर मास होता है। तो मास होता है तो kg के बदले डायमेंशन में हम क्या लिखेंगे, kg के बदले जो है हम लिखेंगे kg के बदले m। ठीक है, क्यों kg के बदले m लिखे हैं, क्योंकि kg सर मेरा मास है। ओके, क्लियर। अब आगे देखिए, मीटर, मीटर लेंथ होता है कि क्या होता है, ज़रा बताना हमको। व्हाट इज़ मीटर, लेंथ या मास? मीटर लेंथ होता है कि मास होता है कि टाइम होता है, क्या होता है? मीटर। ऑब्वियसली सर, मीटर जो है ये लेंथ का ऐसा यूनिट है। तो लेंथ है तो मीटर के बदले हम क्या लिखेंगे, मीटर के बदले हम लिख लेंगे l, क्योंकि ये लेंथ है। सेकंड है, पर सेकंड, नीचे सेकंड है, तो सेकंड क्योंकि नीचे है तो यहाँ पे ऐसे नीचे लिख सकते हैं। सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड टाइम होता है तो t लिख सकते हैं बटे t, या इस t को यहाँ नहीं लिख के हम क्या कर सकते हैं, इस t को ऊपर में ऐसे mlt-1 लिख के इसको कर सकते हैं आंसर। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या है कि कोई भी बॉडी जब मूव हो रहा होता है तो उसका मास और उसकी वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो क्वांटिटी हमें ऑब्टेन होता है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसका ऐसा यूनिट है, इसका डायमेंशन है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं मोमेंटम को। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा मोमेंटम, क्या हो गया, जब कोई बॉडी मूविंग है और उसका मास को और उसकी वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो जो क्वांटिटी या जो क्या होता है, हमें फिज़िकल क्वांटिटी कह सकते हैं कि जो मिलता है हमें, उस क्वांटिटी को हम क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारा मोमेंटम है। व्हाट इज़ मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। चलो बच्चा लोग, अब वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन करो। अब जो है कुछ फैक्ट्स मोमेंटम के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू मिनिमाइज मोमेंटम, वेयर वी कैन सी मोमेंटम एंड हाउ टू मिनिमाइज मोमेंटम। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो मोमेंटम कहाँ कहाँ आपको दिखता है, बॉल को कैच करने में दिखता है, बॉल कैचिंग, यहाँ मोमेंटम दिखता है। उसके बाद क्या होता है, हाई जंप और लॉन्ग जंप। क्या होता है कि कुछ पोल वगैरह लगा के हम लोग क्या कराते हैं, लोगों को, बच्चों को स्पोर्ट्स में या लोगों को, एथलीट्स वगैरह को हाई जंप कराया जाता है। ठीक है, हाई जंप या लॉन्ग जंप। ठीक है, लॉन्ग जंप, मान लीजिए यहाँ से एक लाइन दे दिया, हाँ ठीक है। अब इस लाइन के दूर जितना आप जंप करना है कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बॉल को जब कैच करते हैं तो चोट ना लग जाए। जब लॉन्ग जंप करते हैं, जब हाई जंप करते हैं तो हाई जंप में भी हमें चोट ना लग जाए, लॉन्ग जंप में भी चोट लग सकता है। अगर हम क्या करें, यहाँ की ज़मीन को क्या करें, सख्त रख दें, टफ रख दें, और यहाँ की ज़मीन को भी टफ रख दें, तो जो लोग कूदेंगे या जो बच्चे कूदेंगे उनको चोट लगेगी। तो हम लोग जानते हैं कि क्या करना पड़ेगा, जब कोई बॉडी मूव कर रहा है स्पीड से तो उसका मास और बॉडी का क्या होता है, वेलोसिटी मिला के मोमेंटम जनरेट होता है। उस मोमेंटम को हमको कम करना है। तो क्या करेंगे, जब बॉल को कैच करते हैं तो अपने हाथों को क्या करते हैं, हैंड्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचते हैं, बैकवर्ड क्या करते हैं, पुल करते हैं। ठीक है, यहाँ में क्या करते हैं, यहाँ की मिट्टी को डग कर देते हैं ताकि आराम से जाके धूल मिट्टी में गिरे और बच्चे को चोट ना लगे। और यहाँ भी सेम काम करते हैं, मिट्टी को क्या कर देते हैं, डग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सॉइल, सॉइल जो है सॉफ्टेन, सॉफ्टेन। ठीक है, और यहाँ भी सेम होगा, सॉइल सॉफ्टेन। तो इस तरह हम लोग मोमेंटम को कम कर सकते हैं ताकि हमें चोट ना लगे, डिस्ट्रक्टिव फोर्स ना काम करे। यहाँ पे यहाँ तक रखते हैं आज का वीडियो। मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग देखेंगे न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहना चाहता है, उसके बाद थर्ड लॉ की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, सी यू।